आज हम इस वीडियो में पीरे कामिल की दूसरी किस्त लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सलमा ने अपने बेटी के हाथ में गिफ्ट पेपर में लपेटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है उमा? तुम तो मार्केट गई थी ना? शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए ख़रीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है ना। लाओ फिर मुझे दे दो, मैं वसीम को दे दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई। वो उन्हें हैरानी हुई। क्या यह घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले उमामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी, और हाशिम उनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर से मुतमईन थे, ख़ास तौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी उमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटी की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और उमामा गैर शादीशुदा थी। अच्छा ये है कि वो संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए उमामा से नज़र हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई थी, और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नज़रें उस पर मरकूज़ रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम उसके ज़िम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लॉन्च में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लॉन्च से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो गुरोह पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड बांध रखे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे, और वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन जला रहे थे। 11:15 पर यह हुजूम जम खाने के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ उन लोगों की थी जो जम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इसी पार्टी की दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जमखाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट ऑफ हो जानी थी, और उसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी, और उसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की तकरीब के लिए जमखाने की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ानी बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था, और वहाँ मौजूद लोग उसी तूफ़ानी बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के उस ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बेड पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई, और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकों और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब
अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपने जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंडो स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद उसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था। कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लॉन्च के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधा घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रख कर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रख कर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांस ज़ाय करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा, मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार उस स्पीड पर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लॉन से बाहर निकल गया। कामरान होठ भींचते 7 हिंसों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ में आने वाला अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिसमें से वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अजरत को उलझन होने लगी। उमामा इतनी कमगु नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अजरत को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। अजरत को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतियात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खामखाए यहाँ आने का तरदू करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। हजरत ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। हजरत की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर हजरत पर मरकूज़ कर दी। हजरत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही। तो उसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं।
امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے تم ٹھیک ہو، تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے لیے گھر تک آئے ہو، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمولیٹی ہوتی ہے امامہ۔ ارے آپ جانتے نہیں، میں فارمولیٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کرے، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمولیٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈیسک کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد، میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے کیا پوچھوں؟ اسٹاکس مارکیٹ کے پوزیشن کی، ٹرینڈ بلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبٹ دی؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرد تھا۔ یا آپ سے ایناٹومی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے؟ تو مصروفیات تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑے، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ پر ایموشنل سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضی سمجھے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رشتوں کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح میں یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس بات کا تعلق، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار، نہ کوئی میں ہیر ہوں، نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے لیے گھنٹوں یہ فرائض سر انجام دے۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملے یا نہ ملے، باتیں کرے یا نہ کرے،
हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है, या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर उस वक्त पहली बार असजद को यह फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर उस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्री में चली गई थी, और खुद वो एक बार फिर परी टीन में आ गया था। वो इसके बिलमुकाबिल टांग पर टांग रखते हजरत के चेहरे पर नज़र जमाए उसे बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतज़िर थी। हजरत कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खंकार का अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। हजरत, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो हजरत का दिन नहीं था। हजरत ने एतराफ़ किया। और अगर आपका यह ख्याल है कि एनाटॉमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। तो मामा के लहजे में लापरवाही का आंसर वाज़ेह था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने हजरत को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद नहीं। शायद मैंने गलत बात की। शायद नहीं, यकीनन, उसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब है इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। हजरत ने एक गहरा सांस लेकर कहा। उमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों के मर्ज़ी से हुआ है। उसके चेहरे पर नज़र जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था, और एकदम ही उसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। हजरत को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के उकब में मौजूद अनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ें बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो उस हैरान कुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह भी जान। अनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में उससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी उस पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक़ था, वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। अनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगलों और अजीब किस्म के बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजल प्लेट्स, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थी। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बुरजमान थे। उसके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था, और तफरीह का यह सिलसिला वहीं तक। उस वक्त तो उन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम उनमें से एक ने किया था। पिछले माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे, और उन 3 मौके पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। जो अब पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्हें एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में
एक अफ़गान से खरीदी थी। तीनों मौके पर उन्होंने उन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल्स यानी मुहासों से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे के अजीब सी शक्लों के जेवरात पिरो हुए थे। जिसके दोनों घुटनों पर मेडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपनी दाईं तरफ मौजूद लड़कों पर एक अचटती नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया। अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर ज़ुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीना बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होश व हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महफूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के कैन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ़ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर पड़े औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो फिर सोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मतूरम हो रही थी, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं था। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हो गए थे। रात के पिछले पहर वो उन लोगों को उसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट को काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टेयर को बंद कर दिया। अपनी मेटोरियम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूँ जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉगर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरोह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो क्रेडवर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो अनिक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। अनिक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे अपने नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को अनिक्सी के बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा हुआ खून साफ़ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपने नाक से चमकने वाला खून साफ़ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई।
اس نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہی کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر ایک دم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا وہ خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کا اگلی قسط نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گی۔ جب تک کے لیے آپ سے وداع، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔